वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो गाइस, मैं हूं अरुण। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय भूगोल का 7वां अध्याय संसाधन एवं विकास। और जैसा कि हमारे रेगुलर रिव्यूअर्स को पता होगा कि हम हर चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 में हम इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट के कहानी की तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझ रहे हैं सारे टॉपिक्स को। उसके बाद इसके पार्ट 3 में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वन लाइनर क्वेश्चंस, चाहे वो एनसीईआरटी के इस चैप्टर से निकाले गए हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल की बुक से निकाले गए हो, और एसएससी और टीचिंग एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, उन सब को मिला करके ये वन लाइनर पार्ट 3 बनाया गया है। तो इस तरीके से हम हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं और एक वीडियो में हम जितने टॉपिक्स को समझते हैं, तो उस वीडियो के लास्ट में उस पढ़ाए गए टॉपिक में से 3 क्वेश्चंस वीडियो के अंत में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक समझें और लास्ट में वो आंसर दे करके अपनी नॉलेज को चेक करें कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में कितना समझ में आया। तो इस तरह से हम पूरे सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट कर लें ऑल पर, ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला टॉपिक है संसाधन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है संसाधन एवं विकास। तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि आखिरकार संसाधन होता क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन है, पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, वनस्पति, जल, वायु, मानव, कॉपी, पेन, पेपर आदि। मतलब पृथ्वी में मौजूद हर एक वो वस्तु जो हमारे किसी न किसी तरीके से काम आ सकती है, वो संसाधन कहलाती है। तो काम आने वाली सारी चीज़ें, चाहे वो नॉर्मल वस्तुएं हो, घर में रखा बेड है, कुर्सी टेबल है, बर्तन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, कुर्सियां है, बाहर दुकानें हैं और बिल्डिंगें हैं, सरकार है, व्यक्ति हैं, इसके अलावा प्राकृतिक चीज़ों में पहाड़, पर्वत, वायु, सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से हमारे काम आती है। तो सबको हम संसाधन कह सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ हमारे काम आए संसाधन कहलाती है। अब इसी में एक और पॉइंट है, इसको पहले समझ लेना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव प्रौद्योगिकी प्रकृति और संस्थाओं में समन्वय स्थापित करता है। कहने का मतलब ये है कि मानव जो है वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है और इसके इस्तेमाल से वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल के अपने लाभ की चीज़ें अपने अनुसार बनाता है। और ये चीज़ें बनाने के लिए वो संस्थाओं का निर्माण करता है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो घर हो, बिल्डिंगें हो। कहने का मतलब है कि ये जो 3 शब्द हैं, प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थाएं, इन तीनों में समन्वय स्थापित करके इनका प्रयोग कौन करता है? मानव। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थाओं का प्रयोग मानव किस प्रकार करता है, या इनके प्रयोग में मानव की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर आपको यही देना है कि मानव ही प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है और अपने फायदे के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। मतलब तीनों का इस्तेमाल मानव करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है आज का, संसाधनों के प्रकार। अब इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला वर्ग है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के 2 प्रकार हैं, जैव व अजैव। मतलब जैव और अजैव संसाधन, जिनमें पहला है जैव संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है, मतलब जीवन है, उनको हम जैव संसाधन कहेंगे। जैसे मनुष्य, पशु व वनस्पति आदि। तो जीवन का मतलब है जो वृद्धि करें। तो मानव भी एक जैव संसाधन है, पशु भी एक जैव संसाधन है और वनस्पति भी वृद्धि करती है, ये भी एक जैव संसाधन है। अजैव में इसके उल्टा हो जाएगा। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, मतलब जो निर्जीव है, जैसे धातुएं या चट्टानें। तो धातुएं और चट्टानें ये अजैव संसाधन का उदाहरण है। और इनके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जैसे
धातु या चट्टाने को एक एग्जांपल देके पूछा जाए, बताओ निम्न में से ये किस प्रकार का एक संसाधन है, तो ऑप्शन में जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इस तरह के कई ऑप्शन दिए जाएंगे। तो वहाँ आपको पहचानना है कि ये किस में आता है, जैव संसाधन में। या फिर उल्टा करके भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा एक अजैव संसाधन है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें एक अजैव संसाधन का जैसे धातुएं दिया जाएगा और 3 कोई फालतू के दिए जाएंगे जो शायद जैव के हो। तो वहाँ आपको पहचानना है कौन सा जैव है कौन सा अजैव। तो इसीलिए आपको परिभाषा के साथ उदाहरण याद रखने हैं। जैव मतलब जो सजीव माने जाएं और अजैव मतलब जो निर्जीव माने जाएं। अगला आधार है समाप्यता के आधार पर, और समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ये देखते हैं क्या होते हैं। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब उन्हीं को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। सिंपल भाषा में समझो कि ऐसे संसाधन जिन्हें किसी भी प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न किया जाए उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, सौर, पवन व वन और वन्य जीवन, इन्हें चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में जल को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि जल एक चक्र के रूप में पृथ्वी में मौजूद है, तो इसका दोबारा पुनः प्रयोग किया जा सकता है। सौर यानी सूर्य की ऊर्जा, पवन यानी वायु पवन की ऊर्जा, ऐसे ही वन को भी जैसे एक बार यूज़ कर लिया लेकिन उसको उगा दिया जाए तो दोबारा आ जाते हैं। वन्य जीवन, जन्म मरण का चक्र भी चलता जा रहा है। तो ये चीज़ें एक चक्र की तरह पृथ्वी में बार बार पुनः यूज़ की जा सकती हैं, इसलिए इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन इसके उल्टा होगा, ऐसे संसाधन जिन्हें किसी भी तरीके से पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता और उनकी मात्रा निश्चित है, उनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, इन्हें अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं। तो सिंपल है कि जिनका बार बार पुनः उपयोग किया जा सकता है, जो चक्र के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो तो हो गए नवीकरणीय। और जिनका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, जो लिमिटेड हैं, सीमित हैं, निश्चित हैं, जो एक बार यूज़ करने पर उनकी मात्रा खत्म हो गई तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इनको अनवीकरणीय कहते हैं क्योंकि इनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते। तो इसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और ये चक्र के रूप में नहीं होते इसलिए इन्हें अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व, स्वामी मतलब मालिक, तो स्वामित्व के आधार पर ये देखा जाता है कि संसाधन का मालिक कौन है। तो मालिक एक आदमी है तो व्यक्तिगत, पूरा समुदाय है तो सामुदायिक, और राष्ट्र है तो राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग मालिक हैं तो अंतर्राष्ट्रीय है। तो इसलिए इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व हो, जैसे घर, प्लॉट, बाग या चारागाह आदि। तो सिंपल है, देखो जो एक व्यक्ति की पर्सनल चीज़ें होती हैं वो होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, जैसे घर, प्लॉट, बाग, चारागाह आदि। इसके अलावा जैसे कि किसी का पर्स है, किसी की कुर्सी टेबल है, तो हर एक व्यक्ति के अपने अपने जो जैसे वस्त्र हैं, कपड़े हैं, तो वो जो पर्सनल चीज़ें हैं वो सब उसके व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। और अगला है सामुदायिक संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिन पर किसी समुदाय का स्वामित्व हो। समुदाय मतलब आसपास का पूरा समूह, पूरा समुदाय उसका मालिक हो। एक तरह से मालिक का मतलब ये नहीं कि वो कभी इसको खरीदे बेचे, मतलब सब उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे पार्क, तालाब, शमशान भूमि। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जाती, आसपास के पूरे समुदाय के लिए बनाई जाती है। तो ये पूरे समुदाय के स्तर पर होती है, इसलिए इन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अगली है राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर पूरे राष्ट्र अथवा देश का स्वामित्व हो, जैसे सड़कें, रेलवे, नदियाँ व नहरें आदि। मतलब जिनका उपयोग पूरा देश कर सकता है वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें पूरे देश के लोग चल सकते हैं उन पर, रेलवे का प्रयोग पूरे देश के लोग कर सकते हैं, नदियों का, नहरों का, तो ये हो गए राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे ही अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनमें सबका हक होगा। तो ऐसे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका स्वामित्व हो, जैसे महासागर, वायुमंडल व सूर्य। तो महासागर कोई एक देश का नहीं है, सभी देश उस पर अपने गतिविधियां कर सकते हैं।
वायुमंडल भी सेम ऐसी ही चीज़ है, कोई एक देश का नहीं है, सभी का है। सूर्य भी किसी एक देश का नहीं है, उसकी ऊर्जा का प्रयोग भी सभी देश कर सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके हैं, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार की तरफ। तो नेक्स्ट है विकासीय स्तर के आधार पर। ये चीज़ उतनी सिंपल नहीं है जितने हमने ऊपर के वर्गीकरण को समझा, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझना है। फिर से पढ़ते हैं। आधार है विकासीय स्तर के आधार पर, और इसके प्रकार 4 हैं। पहला है विकसित संसाधन, दूसरा है संभावित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। तो पहला है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित है और इन्हें विकसित करके प्रयोग में लाया जा रहा है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। तो इसको ऐसे समझना है कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ऊर्जा बनाने के लिए हमने कोयले को शुरुआत की, कोयले को जलाया गया, उसके तापमान से पानी को गर्म करके भाप से टरबाइन घुमा के बिजली बनाना, विद्युत बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पेट्रोलियम का प्रयोग किया गया, उसके बाद प्राकृतिक गैस का। तो ये परंपरागत तौर पर हमने विकसित कर लिए हैं अपनी विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए, और कई सालों से इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो संसाधन हम कई सालों से परंपरागत तरीके से विकसित करके यूज़ कर रहे हैं, उनको विकसित संसाधन कहते हैं। और इनमें ये 3 ही आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लेकिन अब चिंता का विषय ये हुआ कि ये तीनों अनवीकरणीय है, मतलब इनका चक्र के रूप में बार बार इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और ये लिमिटेड हैं, सीमित हैं, मतलब कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे और पूर्णतः ख़त्म हो जाएंगे। तो तब कैसे बिजली बनेगी? तो ये देश के लिए एक चिंता का विषय है। इसीलिए ज़्यादातर सरकारें, ज़्यादातर देश नए नए ऑप्शंस ढूंढ रही हैं विद्युत बनाने के, ताकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो विकसित संसाधन है, इन पर बोझ कम हो सके। तो दूसरे ऑप्शन ढूंढने में सरकारें लगी हुई है। अब जो दूसरे ऑप्शन है वो होते हैं संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनमें विकसित संसाधन बनने की संभावना तो है, लेकिन पूरी तरह से इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान व गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के बोझ को कम करने के लिए हमने विद्युत बनाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया, जिसमें सूर्य की किरणों से विद्युत बनाई जाती है। लेकिन सूर्य की किरणें एक तो साल भर एक समान नहीं पड़ती, गर्मियों में ज़्यादा पड़ती है, सर्दियों में कम, बरसात के मौसम में भी कम हो जाती है, और भारत के हर क्षेत्र में भी समान नहीं पड़ती। दक्षिण भारत में ज़्यादा पड़ती है, उत्तर भारत में ठंड होने के कारण, या फिर कहें हम कि अक्षांश ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए सूर्य का ताप घटता जाता है, तो इस कारण से भी उत्तर में सूर्य की किरणें कम पड़ती है। तो कुल मिला के भारत में साल भर सूर्य की किरणें एक साथ पूरे भारत में प्राप्त करना ये संभव नहीं है। इसलिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। पवन ऊर्जा की बात करें तो जहाँ हवाएं तेज़ चलती है, पवनें तेज़ चलती है, वहाँ पवन ऊर्जा अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में और कुछ तमिलनाडु में भी है, जहाँ अच्छी कंडीशंस हैं पवन की, तो वहाँ पवन चक्कियाँ लगाई जा रही है और उससे विद्युत भी बनाई जा रही है। लेकिन सेम ऐसी कंडीशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में पवन चक्कियाँ लगाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, संभावित संसाधन है कि फ्यूचर में हम इनका और ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं और यही हमारे विकसित संसाधन बन सकते हैं। तो इनमें संभावना है, लेकिन अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए ये क्या है, संभावित संसाधन। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा विकसित और संभावित। विकसित जिनका प्रयोग कर रहे हैं, संभावित जिनका प्रयोग स्टार्ट किया है लेकिन पूरी तरह से अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब पूरे देश में नहीं फैला, कुछ जगह इनका प्रयोग चल रहा है बस, बाकी इनमें संभावना है विकसित बनने की। अगला है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकता पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी न होने के कारण हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जल में उपस्थित हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकती है। तो अब है भंडार। भंडार मतलब ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग स्टार्ट भी नहीं किया है हमने, मतलब ये भंडार के रूप में भरे पड़े हैं हमारे पास, इनसे विद्युत भी बना सकते हैं हम, लेकिन इनको बनाएं कैसे, इसकी प्रौद्योगिकी ही नहीं है हमारे देश के पास। तो इसीलिए ये भंडार है
जो भरे पड़े हैं सिर्फ, लेकिन उपयोग नहीं किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण है जल में उपस्थित हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के प्रयोग से हम विद्युत बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएं, तरीका ही नहीं है, प्रौद्योगिकी ही नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है, सिर्फ भंडार संसाधन। अगला है संचित कोष। ये संसाधन भी भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें भविष्य में प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे नदी, बांध व वन। तो जैसे भंडार में हमने देखा कि ऐसे भंडार जो संसाधन बनने के योग्य तो हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी न होने के कारण इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। और संचित कोष में भी सेम वही है, क्योंकि ये भी भंडार का एक हिस्सा है। तो ये भी भंडार की तरह हमारे पास भरे पड़े हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम प्रौद्योगिकी ना होने के कारण कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्हें भविष्य में जल्दी ही प्रयोग लिया जा सकता है, जैसे बांध से विद्युत बनाना स्टार्ट हो चुका है। वनों को भी संसाधनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये निकट भविष्य में प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए इनको संचित कोष में रखा है। और जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं, कोई प्रौद्योगिकी नहीं, वो है भंडार संसाधन। तो संचित कोष भी भंडार का ही एक हिस्सा है, बस ये निकट भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इसीलिए इनको इससे अलग रखा है। तो ये हो गया दूसरा टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने संसाधनों को अलग अलग हिस्सों में बांट के वर्गीकृत करके पढ़ा। अब तीसरा टॉपिक है संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं। मतलब जब संसाधनों को अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा था आज़ादी के पहले या आज़ादी के भी तुरंत बाद स्टार्टिंग के समय में, जब तक ये सतत पोषण नहीं आया 1992 में, उससे पहले उद्योगपतियों ने संसाधनों को अंधाधुंध प्रयोग किया, बस लाभ कमाना है। उस संसाधन प्रयोग से पर्यावरण पर क्या बुरा असर पड़ रहा है, प्रकृति पर क्या बुरा असर पड़ रहा है, संसाधनों पर क्या बुरा असर पड़ रहा है, इन सब की परवाह किए बिना लोगों ने अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग किया। तो उससे क्या बुरा असर हुआ, क्या समस्याएं हुई, वो हमें इस पॉइंट में समझना है। तो पहला पॉइंट है कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है। मतलब कुछ लोग जो हैं, जो अपने लालच को पूरा करने के लिए अंधाधुंध संसाधनों को खत्म कर रहे हैं, तो उनकी कमी होती जा रही है। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है, अमीर व गरीब। ये एक छोटा सेंटेंस है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ, तो भारत के बहुत ज़्यादा संसाधनों पर यहाँ के उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया। कब्जा इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर सरकार नहीं बन रही थी। अब नई सरकार को इन्होंने आर्थिक मदद दी, तो पूर्णतः ये जांच हो ही नहीं पाई कि वो संसाधन के मालिक वो लोग हैं या नहीं, क्योंकि वो तो करता धरता हो गए। तो संसाधन कुछ ही लोगों ने अपने हाथ में दबा लिए, बाकी बचा कुचा सरकार के पास आ गया। तो भारत में कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन आ गए, और वो उसी को प्रयोग करके आज भारत के बहुत बड़े और मतलब एक तरह से रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर पर्सन में आते हैं। तो कुछ लोगों के हाथ में सारे संसाधन आ गए, इसलिए वो वर्ग बन गया अमीर, और वो उन्हीं का प्रयोग करते करते और अमीर होते जा रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि गरीब के हाथ में संसाधन का कोई साया ही नहीं, और ना ही वो मतलब उतना कोई सरकार से सुविधाएं ले पाए जिससे गरीब अमीर बन पाए। तो ये एक और संसाधनों का जो असमान वितरण हुआ है, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, इसी से समाज दो हिस्सों में बट गया, अमीर और गरीब। अब इस सेंटेंस को बड़ी बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाकी देशों में, कई देशों में ऐसा नहीं हुआ जैसा भारत में हुआ। चीन में, जापान में आज़ादी के बाद जब संविधान बना, तो पूरे देश की संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में लिया, और पूरी संपत्ति को जनता में ही निवेश किया, और सभी लोगों को समान सुविधाएं दी, जिससे सब देशों में गरीबी कम और अमीरी ज़्यादा हो गई, क्योंकि सरकार ने वैसी बेस्ट सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई। हिंदुस्तान में उस सरकार वो सुविधाएं पहुंचाई कैसे? क्योंकि उसको पहुंचाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो तो उद्योगपतियों ने पहले से दबा रखे हैं, और सरकार उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी आर्थिक मदद पहले चुनाव में दी, वैसी ही आर्थिक मदद आज भी मिल रही है। तो ये बात यहाँ दबाई गई, जिस कारण संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में चले गए। अगर ऐसा नहीं होता, भारत में भी चीन जापान की तरह पूरे संसाधन सरकार के पास होते, तो सरकार के पास इतना ज़्यादा धन आ जाता कि हमारी सरकार भी चीन जापान से बहुत आगे निकल जाती, और जनताओं को बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने में सक्षम हो पाती। तो इसीलिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से कई वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय व पर्यावरण प्रदूषण। मतलब संसाधनों का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है अपने लाभ के लिए, उससे भूमंडलीय तापन मतलब पृथ्वी की पूरी परत का तापमान बढ़ता जा रहा है, ओजोन परत का क्षय होता जा रहा है मतलब ओजोन परत टूटती जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं भी संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न हो रही है। तो ये हुआ तीसरा टॉपिक। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की तरफ। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ टॉपिक है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, मतलब 1992 में हुआ था, इसलिए साल साथ में लगा है। पहले पॉइंट पूरा पढ़ लेते हैं, फिर कहानी की तरह समझते हैं इसको। जून 1992 में तत्कालीन उभरती वैश्विक समस्याओं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, सामाजिक व आर्थिक विकास जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक वैश्विक सम्मेलन रखा गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED या फिर रियो सम्मेलन या फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर पूरे टॉपिक को एक कहानी की तरह समझ लेंगे हम। दूसरा है, इस सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर सहमति जताई, जिसे एजेंडा 21 कहा गया, जिसमें सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया। अभी सतत पोषणीयता क्या है? तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि संसाधनों का ऐसे योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए ताकि वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति भी हो जाए और भविष्य के लिए भी इन्हें बचाया जा सके। तो अब इसको कहानी की तरह समझो कि 1992 में जब विश्व स्तर पर कई समस्याएं आई, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याएं, तो इन सब के समाधान के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में एक मीटिंग बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इस मीटिंग का नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ये रियो शहर में हुआ, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहा गया, और पूरी पृथ्वी के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन था, इसलिए इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। और कब हुआ ये? तो ये हुआ 1992 में। अब इसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और सारी समस्याओं पर चर्चा हुई, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा निकल के ये आई कि जो ओजोन परत में छेद हो रहा है, वो ओजोन का सिस्टम क्या है। तो वो भी देख लो, इस चित्र में देखा है कि ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों ओर ये O3 मतलब कि ओजोन की एक परत है, एक लेयर है। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कुछ को अवशोषित कर लेती है, कुछ को वापस परावर्तित कर देती है। और ये पराबैंगनी किरणें इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि अगर ये हमारी स्किन पर पड़ जाए तो स्किन कैंसर हो जाएगा, मतलब त्वचा कैंसर हो जाएगा, और फुंसिया फोड़े करते करते पूरी स्किन खराब हो जाएगी और इंसान का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये ओजोन परत हमारी रक्षा करती है इन पराबैंगनी किरणों से। अब ये जो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग होने लग रहा था, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उद्योगों में प्रयोग होती है, बड़ी बड़ी मशीनों में प्रयोग होती है शीतलन के लिए, उनको ठंडा करने के लिए, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ऊपर जाके इस ओजोन को तोड़ती है, और तोड़ते तोड़ते यहाँ एक छिद्र हो गया है, छेद हो गया है मतलब। तो ये ओजोन परत में छेद होने से क्या हुआ कि पराबैंगनी किरणें अब ओजोन से पार होकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी, और पृथ्वी में कुछ एक जगह पर ये खास करके अंटार्कटिका की साइड में पहुंच चुकी हैं। अब इसका दुष्प्रभाव ये देखा गया कि एक तो बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल करके समुद्र में मिल रहे हैं क्योंकि किरणें बहुत गर्म हैं, और इससे समुद्र का स्तर ऊपर उठने लग रहा है। तो द्वीपीय देश जो होते हैं, द्वीपीय क्षेत्र जो हैं, उनको डूबने का खतरा आ रहा है क्योंकि समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है। इसके अलावा ये जिन क्षेत्रों में पड़ी है, वहाँ के जलीय जीवों पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिला है। और हालांकि किस्मत आम लोगों की इसलिए अच्छी है कि ये जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ नहीं पहुँची हैं। अंटार्कटिका जहाँ पर कोई देश नहीं है वहाँ पहुँची है। तो कुल मिला के चिंता का विषय है, क्योंकि ये छेद और बड़ा होता गया तो ये आम नागरिकों के देशों में भी पहुँच जाएगी जहाँ लोग रहते हैं, तब तो लोगों के लिए और समस्या हो जाएगी। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी कि ओजोन को भी बचाना है, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग को भी रोकना है, जैव विविधता को भी बचाए रखना है, पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकना है, आर्थिक सामाजिक विकास भी करना है। सब पूरी पृथ्वी की सामाजिक समस्याएं हैं, इन सबको मिल करके ख़त्म करना है। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया
कि इन सभी दिक्कतों का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, कोई योजना ही नहीं बन रही है। तो इसलिए स्पेशली जैव विविधता को बचाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, इन समस्याओं का समाधान हो, इससे रिलेटेड 21 घोषणाएं एक साथ लिखी गई, मतलब एक तरह के कानून बनाए गए, और इन घोषणाओं की हेडिंग रखी गई एजेंडा 21। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एजेंडा 21 क्या था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में सभी देशों ने जैव विविधता के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण में जो घोषणा की उसको कहा गया एजेंडा 21। अब इस एजेंडा 21 में प्रमुख विशेषता ये थी कि सभी देश व राज्य अपना अलग अलग एक एजेंडा 21 बनाएं, जिसमें वो अपनी तरफ से डिसाइड करें कि किस तरीके से हमें अपने संसाधनों की सुरक्षा करनी है, कटते हुए वनों को बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के नए वन लगाने हैं, पर्यावरण को संरक्षण देना है। इस तरह के नियम बनाए, मतलब अपना अपना एजेंडा 21 बनाए। इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि सभी देश अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से में पेड़ लगाएंगे, मतलब वन क्षेत्र आरक्षित करके रखेंगे ताकि प्राकृतिक पर्यावरण बना रहे। और संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया गया। अभी सतत पोषणीय विकास क्या है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके सामने दो विकास के मॉडल हैं, एक अंधाधुंध विकास का मॉडल, एक सतत पोषणीय विकास का मॉडल। अंधाधुंध जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अंधाधुंध प्रयोग करो संसाधनों का, बस पैसे कमाने हैं। उसमें संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कोई परवाह मत करो। वो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई परवाह मत करो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन परत में छेद हो रहा है, कोई परवाह मत करो। तो बस लाभ पर ध्यान दे करके जो विकास किया जाता है वो होता है अंधाधुंध विकास। लेकिन ये ना हो, इसके लिए लाया गया सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास में ऐसे योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाता है ताकि वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति भी हो, संसाधनों का दोहन भी ना हो, पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो, और संसाधनों को भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचाया रखा जा सके। तो मतलब अब कोई भी उद्योग लगाएगा या कोई भी संसाधनों का प्रयोग करेगा व्यक्ति, तो वह पहले योजना बनाएगा, प्रॉपर प्रोजेक्ट फाइल बनाएगा, सरकार में उसको जमा किया जाएगा, सरकार उसको अपने वैज्ञानिकों से चेक करवाएगी। उसमें ये देखा जाएगा कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग तो नहीं हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, संसाधनों को अंधाधुंध खत्म तो नहीं कर रहे ताकि भविष्य कोई कुछ ना मिले, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें चेक करके जब योजना में ये पता चलता है कि इनकी योजना से पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं है और संसाधनों को ऐसे तरीके से सीमित तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि कम से कम उनका खर्च हो रहा है ताकि वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति भी हो जाए और भविष्य के लिए भी हम संसाधनों को बचा के रख रहे हैं, तो ये योजना परफेक्ट मानी जाती है। तब उनको लाइसेंस सरकार की तरफ से मिलता है कि हाँ आप ये उद्योग लगा सकते हो, इन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हो। तो शॉर्ट में यहाँ हमने ये देखा कि संसाधनों को जब हम योजना बना के प्रयोग करते हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो, वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति भी हो और भविष्य को आप भी ख्याल रख रहे हैं, तो इस तरह के विकास को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसको सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं और धारणीय विकास भी कहते हैं, विकास की धारणीयता भी कहते हैं, सतत पोषणीयता भी कहते हैं। ये सब इसके नाम हैं। एग्जाम में अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आज के पांचवें टॉपिक की तरफ। पांचवा टॉपिक है भारत में संसाधन नियोजन। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, पुराने अभी जो प्रीवियस टॉपिक का डिस्कशन किया हमने। तो भारत में संसाधन नियोजन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो संसाधनों का योजना बनाकर प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन है। और भारत में संसाधन नियोजन के 3 चरण है। पहला संसाधनों की पहचान करना, दूसरा संसाधनों के विकास की योजना बनाना और तीसरा संसाधन विकास योजनाओं व राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। जो अभी मैंने बताया कि सतत पोषणीयता के हिसाब से चलना है तो संसाधन का नियोजन करना पड़ेगा। तो भारत में हमने सतत पोषणीयता को मतलब चलाते हुए भारत के संसाधन नियोजन में 3 चरण रखे। पहला कि पहले संसाधनों की पहचान करो कि आप किन का प्रयोग करने वाले हो, फिर उसकी योजना बनाओ किस तरीके से प्रयोग करने वाले हो, फिर सरकार से उसको जांच करवाओ ताकि सरकार अपने विकास योजना से उसको मिला के देखे कि वो समन्वय बनाता है, मतलब कि पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं पहुंचा रहा, अंधाधुंध प्रयोग भी नहीं हो रहा, तो सरकार उसको लाइसेंस दे देती है, मतलब कि संसाधन पूरी तरह से सही है। तो ये हो गया संसाधन का नियोजन।
तो यहाँ आज की वीडियो के 5 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 5 टॉपिक हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी और वीडियो सीरीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारा कॉन्टैक्ट, ऑफलाइन क्लासेस, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इन सब के नोट्स PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम इस वीडियो में पढ़े गए सारे टॉपिक में से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। देखते हैं आज के टॉपिक आपको कितने समझ में आए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैव संसाधन है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी वन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, कई क्वेश्चन नहीं हमें भी आते हैं। तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।